हेलो बच्चों, 7 अक्टूबर 2024 टेस्ट नंबर 75 पे हम लोग आ गए नीट 2025। तो बेटा नीट 2025 के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें ये फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बेटा आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। ध्यान रखिएगा, वरदान का मतलब जानते हैं ना। हाँ, वरदान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा। हाँ, अगर किसी को मिल जाता है, जैसे पुराने ज़माने में राक्षसों को मिल जाता था, हाँ, तो खुद जिनसे मिलता था उनको भी परेशान करते थे। तो यहाँ पे मतलब किसको परेशान करना है? नीट को परेशान करना है। हम लोग नीट को परेशान करने का मतलब अच्छे नंबर लाना है। मतलब इतने अच्छे नंबर लाइए कि लोग हाँ तारीफ़ भी करें, सोचे भी कि ये बच्चा कितना कमज़ोर था, कितना अच्छा नंबर लेते आया। तो ये सब हो सकता है। कमज़ोर रहने के बाद भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ने में वीक हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे। तो आइए ज़्यादा बातें ना किया जाए। हाँ, तो संजीवनी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में आइए पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान बेटा, एक लाइन के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। बस इससे जानते हो क्या है, हाँ, मुझे बस आपको ये याद दिलाना है कि फार्मूले आपको टच रहें, फार्मूले भूले ना। और देखिएगा बड़ा लाभ मिलेगा, फार्मूले आपको याद रहेंगे। तो लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। मतलब किस तरह का लॉजिक गेट है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नॉट गेट है, तो ए को क्या करेगा? ए नॉट करेगा। बी को क्या करेगा? बी नॉट करेगा। और ये और गेट है, तो और गेट क्या करेगा? नॉट ए आप प्लस नॉट बी। ये मतलब ये और है, ये नॉट है, तो मिलके अब पूरा नॉट कर देगा। नॉट ए प्लस नॉट बी को हम क्या कहेंगे? ए डॉट बी पे नॉट पे नॉट। और आप जानते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? खाली ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है? एंड गेट का होता है। किसका होता है? एंड गेट का होता है। ठीक है ना भैया, तो एंड गेट का हो गया ये। एंडोस्कोपी आप जानते हैं भैया, डॉक्टर आप लोग फ्यूचर में बनेंगे, इसका यूज भी करेंगे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। जो पेट के अंदर की जो कमियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको ये ऑब्जर्व करता है। तो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। सही बात है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो मैग्नीट्यूड होता है लीनियर वेलोसिटी का, ये क्या रहता है? ये देखिए कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। सही कह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज इंस्टेंटली। हाँ, डायरेक्शन मोशन का चेंज होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, तो ये ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर पर क्या होता है? आर होता है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट। चौथा, फोटॉन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए, केवल मुझे क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे बच्चों फार्मूला तुम लोग को याद रहे, और एकदम फार्मूले वाला। कहीं हमको बार बार कहता हूं, मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है कोई कठिन क्वेश्चन देख के, नीट के बाहर जाना नहीं है। तो फोटॉन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस व्हिच वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल टू बी अप्लाइड फॉर द स्टॉपिंग द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो अब क्या है बेटा, आपके पास फार्मूला पता है? क्या फार्मूला है आपको? ये देखिए, फार्मूला आपके पास है ई वी नॉट इक्वल टू कितना है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये बोलिए, एच न्यू कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ई वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? 4 में से 2 जाए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई कट गया, या वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। ये वाला सही है। पांचवा कह रहा है, 2 स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आप सभी लोग जानते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई कितना होता है? एम होता है। तो मास एक है, के डैश का मतलब दोनों यहाँ देखिए सीरीज में है। तो k और k अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है? k/2। तो k डैश की जगह हम क्या लिख देंगे? k/2। तो देख लीजिए 1/2 पाई अंडर रूट के बाई कितना आएगा? 2, यानी b वाला है। ठीक है, बस एक लाइन का क्वेश्चन। छठवां, स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r फॉलिंग विद द विस्कस फ्लूइड। ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी आपको पता होगा, टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू कितना होता है? ये देखिए, v इक्वल टू 2/9। ठीक है, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। ठीक है ना,
इन होता है, यहाँ भी होता है। तो हमको v और r में रिलेशन बताना है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है आर स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए वाला। हाँ यही देखना, ध्यान देना, जैसे अगर कॉम्बिनेशन में वो सब नहीं होता है, जैसे कांस्टेंट मास के टर्म में कहता है तो वहाँ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, क्योंकि ये डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम हो जाती है। हाँ तो ये ध्यान देना, तो आएगा जैसा वहाँ देखा जाएगा, जैसे इस साल के जेई में आया था। हाँ तो वहाँ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, क्योंकि वहाँ मास को क्या दिया था, मास कांस्टेंट किया था। तो डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम रखेंगे तो नीचे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो आर आर कट जाएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा वहाँ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आर हो जाता है, कांस्टेंट मास के टर्म में। ठीक है ना, इस साल के जेई में आया था। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था वह, तो ये ध्यान देना। और वैसे तो जनरली v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आर स्क्वायर, कहीं कोई समस्या नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन करा न्यूक्लियस ऑफ मास ए। हाँ पहले देख लीजिए कि जैसे कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ मास ए ओरिजिनली एट रेस्ट emit an alpha particle with speed v, the daughter nucleus recoil with a speed। तो ये देखिए ये आपका कोई भी है, सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है। अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो मान लीजिए इसका एटॉमिक मास a है, तो एक का एटॉम एक का कितना होगा a-4 हो जाएगा, और एक का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड v, इसकी स्पीड दे दिया है v, इसकी स्पीड पूछ रहा है रिक्वायर्ड स्पीड v डैश। तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, यानी p फाइनल भी क्या होगा 0। p फाइनल का मतलब a-4 v डैश अब प्लस 4v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या v डैश इक्वल टू -4v अपॉन a-4, -4v अपॉन -4v अपॉन a-4। तो 4v अपॉन माइनस नहीं लगा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, स्पीड पूछा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ बस ये होगी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इसी a- का मतलब है। 8वां करा पावर डेवलप बाई टेंशन इन द वायर ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0। सही बात है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा लोग, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये देखिए इस तरह से एक मास है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे होता है, रस्सी में टेंशन होता है, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना होगा 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू, या पावर क्या हो जाएगा TV cos 90, या जो होता है ये पावर 0 हो जाता है, मतलब पावर जो होगा वह कितना हो जाएगा 0। तो बहुत सही कहा है, सही है। टेंशन इन द वायर इज इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स, नहीं भाई सेंटीपीटल, यहाँ टेंशन किसके इक्वल हो, ये देखो यहाँ टेंशन T इक्वल टू क्या होगा, यहाँ mg और यहाँ mv²/r। तो बताइए क्या टेंशन केवल mv²/r के इक्वल है, mg के भी इक्वल है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन T इधर होगा, वेट mg इधर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर होगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ भी देख रहे हैं T प्लस mg mv²/r के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत कर रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, यानी डी वाला है इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 8 के बाद 9वां, इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर वेक्टर इज, देखिए जेई में आया भी था एंगुलर वेक्टर इज, तो एंगुलर देखिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो क्लास में भी अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इसकी दिशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो ध्यान देना एंगुलर मोमेंटम प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट ऑफ प्लेन यानी डी। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क सब। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट हाँ 10वां क्वेश्चन कर रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। चलिए सेम वेलोसिटी से अच्छी बात है। एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो भैया, तो प्रोटॉन का ले लो, आर पी इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी है, तो v तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो प्रोटॉन का m हो गया, q हो गया। अल्फा पार्टिकल का ले लीजिए, अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा 4m, चार्ज कितना हो जाएगा बेटा 2q। हाँ मास देखिएगा 4m, चार्ज कितना हो जाएगा 2q, तो यानी क्या हो जा रहा है, ये कट गया 1/2 हो जा रहा है। 1/2 का मतलब a वाला, 1/2 का मतलब a। 11 देखिए, 2 पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन का मतलब चार्ज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए ये 2 बीम मूव कर रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2 बीम मूव कर रहे हैं
ठीक है, दो बीम अगर मूव कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज का ये भी मूव कर रहा है, ध्यान दें, एक पॉजिटिव चार्ज का ये भी मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का ये मूव कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दें, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी मूव कर रहा है। तो देखो बेटा, अगर बीम मूव करता है तो उसमें दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक, हाँ, चूंकि ओपन स्टेट में है, टू पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हाँ, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ध्यान दें, एक इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, चलिए, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, रिपल्सिव, और एक जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट मानी जाती है। इनके बीच में एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है ना भाई, अगर दो पैरेलल करंट वायर होते हैं, ठीक है, दो पैरेलल करंट वायर, तो इसका मतलब उनमें करंट अट्रैक्टिव होती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा भैया, ये रिपेल ईच अदर, मतलब ये बड़ा है तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ये वाला, रिपेल ईच अदर। 11 के बाद 12 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिएगा, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये ध्यान दो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वल टू क्या होती है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और बाहर की तरफ जो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ग्राफ होता है, बी वाला ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है, बी। ठीक है, ये बी वाला बनेगा। ठीक है, चलो बच्चों 13 पे देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर इज अप्लाइड। तो आप जानते हैं बल्क मॉडुलस सबके लिए ट्रू होता है, क्या लिक्विड, क्या सॉलिड, क्या गैस, और कितना होता है बल्क मॉडुलस भाई, ये ध्यान दीजिए, बल्क मॉडुलस होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। फिर क्या करा है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन दैट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो कंप्रेसिबिलिटी 1 बाई बल्क मॉडुलस होती है। हाँ, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैस और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी से कम होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। 14 देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये देखिए उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, ये ऐसे है, तो ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ये वाई जेड प्लेन के होगा, यानी पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ए वाला सही होगा, पैरेलल टू वाई जेड। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन द मोशन। तो बेटा ये वाला तो नहीं है, क्योंकि एक समय पे देखिए कई वेलोसिटी बता रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल है। एक समय पे कई वेलोसिटी बता रहा है, या भी देखिए एक समय पे आपका यहाँ भी वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ भी, ये भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये वाला आपका क्या है, टाइम के अनुसार वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबल है, यानी बी वाला। 16 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट, क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट, हाँ, स्टेट कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मालूम होगा आपको फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर की तरफ। बाहर की तरफ क्या होता है भैया, बाहर की तरफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो अंदर की तरफ देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बाहर की तरफ बी आउट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कौन सा लगेगा, ए वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, ए वाला। ठीक है ना भाई। 16 के बाद 17 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। तो देखिएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सिस के अलोंग या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे क्या का सब देखना हो सकता आ जाए। हाँ ठीक है, तो ध्यान दो भैया, ये जैसे मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अलोंग होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रूप कर रहा है तो ये ओमेगा का, अल्फा का, टॉर्क का, सबका ये डायरेक्शन है, यानी डी वाला। 17 के बाद 18, व्हेन ए मेटल बॉल इज हीटेड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज विल अकर इन इट्स वॉल्यूम। सही बात है,
ठीक है। जैसे एरिया क्या होगा भैया, एरिया देखिए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ए इक्वल टू कितना होता है 4πr²। तो एरियल एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए टू डेल्टा आर अपॉन आर होगा। और देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³ होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी 3 डेल्टा आर बाई आर। तो अब देख लीजिए किस में चेंज आ रहा है, देखिए एरिया 2 गुना ही हो रही है लेकिन वॉल्यूम 3 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब पहली बात सही बोल रहा है। डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल डिक्रीज, जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। हाँ, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर 18 के बाद 19 पे चलते हैं। द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखो बेटा एनसीईआरटी में दिया भी है, हाँ एनसीईआरटी में दिया होगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वह सी वाला है। कौन सा है ये, हाँ सी वाला है, ठीक है, ये बी नहीं है, सी कर लेना इसको, हाँ सी वाला है, हाँ ये जो ग्राफ है, ठीक, एनसीईआरटी में दिया भी है। हाँ मेटल का, चलो 20वें क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, बॉम्ब ऑफ मास 3 kg, देखो भैया बॉम्ब ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड इन एयर इनटू पीस ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg। तो याद रखना इनिशियल मोमेंटम उसका क्या है, 0 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, द स्मॉलर वाला मतलब 1 × 80 और प्लस 2v इक्वल टू 0, या v इक्वल टू कितना हो गया ये देखो -80/2 यानी -40 मीटर पर सेकेंड हो गया, -40 मीटर पर सेकेंड। द टोटल एनर्जी इम्पार्टेड, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी का मतलब हाँ क्या हो जाएगा, ½ m1v1² अब प्लस ½ m2v2 का स्क्वायर। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। ½ m1 कितना है, ये है 2, v1 कितना है इसका, v1 आया है 40 का होल स्क्वायर, द स्मॉलर, और ये कितना है ½ m2 कितना है, m2 1, v2 कितना, v2 80 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये क्या जाएगा 4.8 kg, 4.8 kg, ठीक। फिर देखिए 21, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज ऑन द screen by illuminating the 2 slits in the Young double slit experiment. When the thin film mica interposed in the path of one of the interfering beams, then तो इसमें फ्रिंज विड्थ पे नहीं कोई प्रभाव पड़ता है, हाँ फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये है ऐसे, यहाँ पे ये इस तरह से है ऐसे, तो मान लीजिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे मिल रहा है फ्रिंज पैटर्न, हमने बीच में क्या कर दिया, एक माइका शीट को इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाली वेव में हम करते हैं तो ये फ्रिंज शिफ्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नीचे वाली वेव में इंसर्ट करते हैं तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम बट द पैटर्न शिफ्ट, फ्रिंज पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाता है। बाईस, एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इन ऑर्डर द ऑब्जेक्ट बिकम इनविजिबल। तो ये तभी इनविजिबल होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, मतलब पानी में जैसे पानी आप मिलाएंगे तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो पानी में कहाँ पर अंतर समझ पाएंगे। तो इनविजिबल कब होगा, जैसे पानी में आप पानी मिला दीजिए तो वही इनविजिबल ही है। ऐसा तो है ना जो पानी आपने मिलाया उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली मैचिंग विद द दैट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है भाई, ड्रॉबैक भी आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वह क्या होता है, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन द एक्सटेंट विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है, नहीं भैया ये फर्स्ट नहीं है, तो केल्विन और प्लैंक का कांस्टेंट है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ नहीं है, ठीक है। ये जो है तो ये तो कहता है कि भाई डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कहता है। तो इसीलिए मतलब ये क्या कहता है, देख लीजिए, ये कहता है कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कहता है कि मतलब ये हीट जो होती है इंटरनल एनर्जी और वर्क के सम के इक्वल होती है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, डी वाला होगा। तो इस 24 क्या करा है, देखिए 24 करा है, ये ईल दी गई है यहाँ पर, ईच रो स्ट्रेचिंग हॉरिजेंटली अलोंग द बॉडी ऑफ द फिश कंटेनिंग 5000 इलेक्ट्रोप्लेट
द अरेंजमेंट इज द सजेस्टिवली शोन बिलो, ईच इलेक्ट्रोप्लेट हैज द EMF 0.15 वोल्ट, द करंट एंड यील्ड कैन बी प्रोड्यूस। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन खाली देखने वाला है, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में ये बताओ करंट क्या होती है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट क्या होती है, इक्वल टू एम एन ई अपॉन क्या होती है, ये देखो NR प्लस MR होती है, और कुछ नहीं करना है। यम देखो कितने इसमें रो हैं, 100 रोज हैं, तो 100 रोज हैं तो 100, एक रो में कितना सेल है, एक रो में कितना सेल है भैया, एक रो में ये तो नहीं दिखा है क्या, 100 रोज तो लिखा है, लिखा होगा 500 इलेक्ट्रोप्लेट पर रो है, तो 500 ये हो गया। EMF कितना है, ये देखो EMF है 0.15 वोल्ट, ठीक है भैया। N संख्या क्या है यहाँ, ये देखिए ये संख्या 500 है, और R कितना है, R जो है 0.25, प्लस रो की संख्या कितनी है 100, और कैपिटल R कितना है, ये देखो 500। सब सॉल्व कर दीजिए, सब सॉल्व कर दीजिए, सब सॉल्व कर देंगे तो 1.5 एम्पियर के आसपास आएगा, यानी ए वाला होगा। कौन सा होगा, ए 24 का ए, ठीक। 24 के बाद 25, ए 40 माइक्रोफोट कैपेसिटर इन द चार्ज टू 3000 बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो पावर पूछ रहा है, तो ये बताइए पावर होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। भाई पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। देखिए एनर्जी क्या होता है, हाफ CV², और ये क्या होता है टाइम, तो हाफ C कितना है, C 40 इंटू 10⁻⁶ V 333 3000 का क्या स्क्वायर। भाई कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी इतनी ही ना होती है, और टाइम कितना है 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 90 किलोवाट, ठीक है ना। सब केवल फार्मूले वाले क्वेश्चन। ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज, मतलब ये देखिए V/4L दे दिया है कितना 1500 हर्ट्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन जनरेटेड बाय दिस पाइप विच ए नॉर्मल पर्सन कैन हियर। तो नॉर्मल पर्सन कितने की फ्रीक्वेंसी हियर करता है, 20,000 20,000। क्यों भैया, ये ना नॉर्मल कहाँ तक हम 20,000 तक हम क्या है सुन सकते हैं, तो 20,000। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, कितने ओवरटोन बनेंगे। तो इसके लिए आपको पता होगा शॉर्टकट फार्मूला 2K-1 V/4L, हाँ इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, ठीक है, इक्वल टू मतलब ये पता चलेगा कितने ओवरटोन और हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 20,000 फ्रीक्वेंसी इन होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज। 2K-1 V/4L का मतलब क्या है 1500, ये हो गया 20,000, 0,000 कट गया। 2K-1 कितना हो गया 200/15, ये क्या हो गया 15 9 15 12 लगभग 13 के आसपास आएगा, 13, हाँ 15 12 180, हाँ 13 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब 2K-1 इक्वल टू 13, या 2K इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, या K इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 7 मोड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, यानी 7 मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गए। 7 मोड ऑफ वाइब्रेशन में कौन कौन, पहला हो गया V/4L, दूसरा हो गया 3V/4L, 3V/4L, फिर क्या होगा 5V/4L, फिर क्या होगा 7V/4L, फिर क्या होगा 9V/4L, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5, फिर क्या होगा 5 5 5 5 11V/4L, ठीक है, फिर क्या होगा 11 के बाद 13V/4L, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इतने आपके क्या है मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कितने हार्मोनिक होते तो आंसर ये होता 13 हार्मोनिक होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितना ओवरटोन होगा, तो ओवरटोन के लिए देखिए इसको हम फंडामेंटल कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड ओवरटोन, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ ओवरटोन कहते हैं। तो ओवरटोन में खाली 6 होंगे, 6 7 नहीं, हाँ ये फंडामेंटल होता है, इसको नहीं काउंट किया जाता, फंडामेंटल है। 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना, ध्यान देना आ सकता है। 27 क्वेश्चन
ये क्या रे, अच्छा इफिशियंसी पूछी है, तो इफिशियंसी क्या होती है भैया, इफिशियंसी होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी डैश। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी तो दिया है टी नॉट, टी डैश नहीं दिया, तो टी डैश पता कर लेते हैं। टी डैश बी पॉइंट पे हम जरा पता कर लेते हैं। तो बी पॉइंट पे जरा हम क्या करें, हाँ बॉयल्स लॉ लगा दें, हाँ कुछ भी करें, मतलब बी पॉइंट पे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी पॉइंट पे देखो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना हो रहा है 2p नॉट, वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना हो रहा है, ये देखो वॉल्यूम 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 तो v नॉट ही है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये हो गया आपका एक फार्मूला बन गया म्यू आर टी, क्यों भैया आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिए हैं। यहाँ पे पी वी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t नॉट, यानी बी पॉइंट पे ये हो गया। तो अब यहाँ 2t नॉट रख दें, तो इसका मतलब 1 में से 1/2 जाए 1/2, 100 से मल्टीप्लाई करिए 50% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 50%। 27 का भी। 28 देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज, मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन कॉलम। डिप्ट स्पीड, डिप्ट स्पीड की क्या होती है, डिप्ट स्पीड की मीटर पर सेकेंड बस। हाँ करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर क्यूब, ये आपको करेक्शन मिलेगा, एम्पियर पर मीटर क्यूब। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम सेकंड में, तो कौन सा हो गया, ए वाला हो गया 28 का। 29 देखिए क्या करा है, इन द बेसिक CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हाँ CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cs प्लस एंड Cl माइनस आयन अरेंज है। करा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 Cs प्लस आयन ऑन द Cl माइनस। तो ये बताओ, ये सारे प्लस हैं, बीच में माइनस हैं, तो सब एक दूसरे के फोर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। 30वां क्या करा है, 30वां करा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट I कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n वेरी एज। तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इक्वल टू IA, a कितना होता है पाई r स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये डी वाला हो गया, मैग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, r स्क्वायर। 31 करा एक जर्मेनियम का वह है एल्युमिनियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम, इसको क्या कहा जाएगा, इसको NH कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। गिवन दैट द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसको क्या कहा जाएगा, Ni कहा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि Ne निकालो, क्या निकालो, तो बेटा आप जानते हो, क्या जानते हो, NH इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर, NH इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। तो NH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni का होल स्क्वायर अपॉन NH, या Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni का होल स्क्वायर कितना हो गया भैया, कहाँ गए Ni का होल स्क्वायर, बोल नहीं रहे हो, Ni का होल स्क्वायर ये 10 टू पावर 38 हो गया, NH हो गया 10 टू पावर 21, यानी क्या आएगा 10 टू पावर 17 पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, सब सही है। यूजिंग m या लेंथ b m पावर -1 l पावर -a का स्क्वायर। इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पता ही होगा, टॉर्क m क्रॉस b, पोटेंशियल एनर्जी -m.b, एक्सियल, ठीक है एक्सियल, इक्वेटोरियल सॉरी इक्वेटोरियल का ये होगा, a का 4 होगा, ठीक है, और d का हाँ 3rd होगा, तो 33 का फी हो गया। करा RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में कौन जाते हैं, तो इसके लिए भाई जानते रहिएगा राम, हाँ इसके लिए शॉर्टकट तरीका है राम, घट घट में राम। हाँ राम का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये देखिए RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कौन आती है एवरेज, और फिर उसके बाद कौन आती है मोस्ट प्रोबेबल आती है, याद की रहिएगा राम, घट घट में राम। 35 टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है, हैविंग रेडियाई RA एंड RB, ये देखिए इसका रेडियाई कितना है RA है, और बेटा इसका रेडियाई कितना है बाबू RB है, RB है। एक पे चार्ज QA है, एक पे चार्ज बेटा -QB है, करा QBA का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बेटा, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कौन होगा, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये करेक्शन क्या है मैंने करा दिया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग ए लाइन द सेंटर, मतलब अलोंग द लाइन सेंटर,
along the line center। तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं, हाँ, यहाँ अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये देखिए अंदर क्यूए के कारण माइनस क्यूबी के कारण जो पोटेंशियल होगा वह कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन है, या तो सी सही होगा या तो बी, ये दोनों तो हट गए, खत्म कहानी इनकी। अब इसके बाद चलते हैं आर ए और आर बी के बीच में। हाँ, तो आर ए और आर बी के बीच में क्या होगा, ये देखो आर ए और आर बी के बीच में, तो आर ए और आर बी के बीच में इसके कारण, ये देखिए इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा, इसके कारण पोटेंशियल, और इसके कारण भी यहां पोटेंशियल होगा। ठीक है ना भैया, हाँ, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी हाँ पोटेंशियल होगा, ध्यान देना। तो इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे नहीं। ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल ए एंड बी हैविंग रेडियाई आर ए आर बी आर चार्ज टू क्यू ए माइनस क्यू बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। हाँ, मतलब इधर ये है पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब इसी पे कह रहा है। तो इसका मतलब ठीक है, चलो फिर से हम करते हैं। हाँ, ये देखो ऐसे दिया है स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने देते हैं। हाँ, चेंज करा देंगे हम आपको। चलिए, आर ए और आर बी हो गया। हाँ, क्यू ए और माइनस क्यू बी, क्यू ए और माइनस क्यू बी। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है पक्का। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके कारण तो नहीं होगी लेकिन इसके कारण होगी। तो ये रेक्टेंगुलर वेरिएशन, ये देखिए यहाँ जीरो हो गया, ये रेक्टेंगुलर वेरिएशन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके कारण इधर होगी, इसके कारण इधर होगी। तो ये बताइए, ये ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये ज़्यादा होगा, तो निगेटिव में ये वेरिएशन होगा। तो इसका मतलब ए वाला सही है। कौन सा सही है, हाँ सही है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, सब जगह ई रहेगा, सब जगह ई रहेगा, सब जगह ई रहेगा। ठीक है ना। ए 36 का रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन फाइंड इज वेटलेस। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आर इक्वल टू एम जी माइनस ए होता है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो वेट उसका लेस होगा, यानी बी होगा। ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस। तो बेटा ये सॉलिड स्फीयर अगर रोल कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्लाइम द इंक्लाइन प्लेन। तो यानी क्या होगा इसके लिए, इसके लिए याद रखिए एम जी एच। हाँ, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया, एम से एम कट गया। ठीक है, एम से एम कट जाएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। या जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस 2/5, 1 प्लस हाँ 2/5, या क्या होगा, आ तो गया। हाँ, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 10/7 जी एच। हाँ, मतलब ये वाला होगा। ठीक है ना। 38, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड इज इंक्रीज टू डबल देन सेल्फ इंडक्शन विल बी इंक्रीज टू 4 टाइम्स। सही कह रहा भैया। यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो जब डबल करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर। सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, बी वाला है। 39, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी वी नॉट तो मैक्सिमम हाइट एच। तो इसका मतलब आप जानते हैं किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होगा। अब बताओ, अगर हाइट को ट्रिपल कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइट को ट्रिपल कर दिया जाएगा तो बोलो v डैश इक्वल टू √3v होगा, तो √3v होगा, यानी 39 का ये। 40 का रहा है, गिवन शेप ग्लास ट्यूब हैविंग यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, water and mounted on the rotable shaft as shown in the figure. If the tube is rotated with a constant angular velocity omega, then अब देखो अगर इसको रोटेट किया जाएगा तो रोटेट किया जाएगा तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, v इक्वल टू क्या, आर ओमेगा। किनारों की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे तो प्रेशर मेंटेन होगा, यहाँ पे हर जगह, क्योंकि लिक्विड कंप्लीटली पूरा फिल्ड है। तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा और यहाँ नीचे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है भाई, यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देगा, सिमिलरली इधर भी ऊपर की तरफ बढ़ा देगा। ठीक है, तो वाटर लेवल इन द बोथ सेक्शन ए एंड बी गो अप, ए और बी में वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा।
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ठीक है, अभी आज ही क्लास में बताया था, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। 42, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसका डबल कर दो, डबल कर दोगे तो बी वाला आ जाएगा, ठीक है। 42 के बाद 43, शॉर्ट वेव बैंड आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव टू लार्ज डिस्टेंस, सही है, ठीक है। शॉर्ट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करा कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू इतना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतना, और कह रहा है कि राइट टू बी व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो ये कोई क्या दिया गया है, कंडक्टिंग रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन, इसका प्लेन यानी इसके प्लेन और इसके मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो देखो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स कितना होगा, बी ए। अब ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर थीटा इक्वल टू क्या, अगर 90 के बाद 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स φ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ba हो जाएगा। फिर अगर यही φ इक्वल टू 270 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर यही अगर 360 डिग्री होता है φ तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, ba, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 0 से 90 जाने में समय कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा वह T/4, किसी एक को ले लीजिए, चाहे 0 से 180 तक ले लीजिए, चाहे 0 से 90 तक, तो हम यही वाला लेते हैं, कहाँ झूठ में इधर उधर जाएं। तो 0 से 90 तक जाने में समय कितना लग रहा है, पूरे टाइम पीरियड का T/4। तो अब बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई डी फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जब चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, बी ए। अरे भाई फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल माइनस बी ए होगा, माइनस बी ए क्या हो गया, बी ए हो गया। और डेल्टा टी क्या हो गया, T/4, ठीक है, या ई इक्वल टू क्या हो गया, BA4, ये क्या हो गया, 1/T को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, बी कितना है बोलो, 0.01, ए कितना है πr², यानी 1 का स्क्वायर 4, एफ कितना है 100, एफ कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4π हो गया, क्या हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ईएमएफ अपॉन डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ईएमएफ हो गया 4π, और डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब 2πr, आर कितना हो गया 1, पाई से पाई कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर, यानी बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है बच्चों। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल गेट, कौन होता है, नैंड और नॉर। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं, उनसे सारे गेट को आप पा सकते हैं, तो ये नैंड गेट, ठीक है। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज गिवन बाई। तो चेंज ऑफ इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से क्या कहते हैं, हाँ इम्पल्स मोमेंट, फोर्स F इंटू कितना टाइम कहते हैं, बोलिए भैया, फोर्स F इंटू टाइम करते हैं। चाहें तो आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, यही एक है जिसका डायमेंशन मोमेंटम के बराबर आ रहा है, इन सबों का तो कभी आएगा ही नहीं। तो F इंटू टाइम, F कितना लगेगा ये बताइए, हाँ F चार्ज Q है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, E0, तो फोर्स कितना लगेगा QE0, और टाइम कितना है T, तो ये क्या होगा QE0T होगा। 46 के बाद 47, A block of mass 10 kg is the moving in the x direction with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स इतना, ये देखिए 20 से 30 मीटर तक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, तो भैया ये बताइए कि सबसे पहले उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यहाँ क्या बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फिर उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, कहाँ से कहाँ तक 20 से 30,
अब फिर तब जाके उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के इनिशियल माइनस 20 से 30 एफ डी एक्स हो जाएगा। चलो भैया, के इनिशियल, के फाइनल, के इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ, मास कितना है, मास 10, v कितना है, v 10 का स्क्वायर 100, माइनस इंटीग्रेशन, ये देखिए 20 से लेके 30, और ये 0.1x dx। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 आएगा, रख के सॉल्व कर दीजिए तो 475 जूल आ जाएगा। ठीक है ना। 48 क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस μ2 फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीडियम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव। तो ये भैया बताइए, जब किसी मीडियम में डुबाएंगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये बताइए μ2 और μ1 बराबर है, अरे देखिए ना, तो 1/f क्या आएगा, 0, या f इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो कहाँ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला क्या है, गलत है, पहला वाला क्या है, गलत है। फिर दूसरा क्या करा, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। हाँ, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्यों, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है। ठीक है, तो ये आर क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, सॉरी आर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी, एफ इक्वल टू r/t होता है। 48 का क्या हो गया, ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। 48 के बाद 49, इन द फिगर गिवन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, द इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स होता है I इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू mv2 माइनस v1। तो चलो इस ग्राफ से जरा देखो, यहाँ v1 कितना होगा, v1 कितना होगा, v1, ये v1 इसका स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/2 का मतलब क्या हो गया, 2। अब v2 यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ 0 हो जा रहा स्लोप, तो v2 क्या हो जाएगा, 0। तो m कितना है जरा बताना, m 0.1, v2 बताना, v2 2, v1 बताना 0। तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं v2 0 है भाई, 0 माइनस 2, यानी माइनस 0.02 kg मीटर पर सेकेंड होगा, यानी बी वाला होगा, द इम्पल्स। हाँ ठीक है। 49 के बाद 50 क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय इलेक्ट्रो नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है, ये देखो गिर रही है, तो ये देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, IA/c होता है। प्रेशर क्या होगा, F/A, यानी I/ कितना हो जाएगा, c, यानी c वाला सही है। कौन सा सही है, c। तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ तो बच्चों 50 क्वेश्चन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, हाँ अच्छे से देना है सभी को। हाँ हम जानते हैं आधे लोग भग जा रहे हो, बहुत लोग भग जा रहे हो, दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, देखो बेटा कंफर्ट जोन में मत आओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जितना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतने ही जल्दी भैया इन बच्चों की तरफ पहुंचोगे। देखो ये बच्चे भी क्या है भाई, कई बच्चे तो इसमें से पिछले साल वाले तुम लोगों देख ही रहे हो, सब संघर्ष किए हैं, तुम्हारे साथ ही संघर्ष करके पहुंचे हैं। तो अगला स्थान भैया आप लोगों का ही है यहाँ पे। तो संघर्ष का साथ मत छोड़िए, सही दिशा में मेहनत करिए, सही दिशा में संघर्ष करिए। और सही दिशा है क्या, अरे जो हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, जो क्लास चल रही है वही सही दिशा है। और क्या दिशा, और तो कुछ होती नहीं है कोई चीज़, नया काम तो कुछ करना नहीं है भाई, जो पुराना है उसी को पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर हम जा नहीं सकते हैं, अभी एनसीईआरटी के बाहर हम जाने लगेंगे तो इसका मतलब हम क्या है, गलत, हम खुद गलत दिशा में चले गए। तो भाई छोटी छोटी बातें ध्यान दें, दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन। जैसे कोई मान लो पता बता रहा है और उसको गलत डायरेक्शन अगर किसी ने बता दिया तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो मेरा भाई एक काम है, हमारी टीम का, हमारा एक ही काम है, आपको सही दिशा देना, सही डायरेक्शन देना, ताकि आप मंजिल तक पहुँचें। लेकिन आप लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, फार्मूला तैयार, जैसे क्या इसका खाली फार्मूला तैयार होगा, कुछ मत दीजिए आप, न मत याद छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं बस याद कर लीजिए कि हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 2IA/c होता है। अभी पढ़ाएंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पढ़ोगे, कुछ घर पे पढ़ोगे, कुछ किताब से पढ़ोगे, कुछ हमसे पढ़ोगे, कुछ दोस्तों से पढ़ रहे हो, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, धीरे धीरे याद आ ही जाएगा। और क्या, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है बेटा। हाँ धैर्य रखना जरूरी है। हाँ मतलब पेशेंस की परीक्षा है, ये ध्यान रखना। हाँ क्लास में बैठने की परीक्षा है, पेशेंस की परीक्षा है, टेस्ट देने की परीक्षा है। जब मन नहीं किया तो जबरदस्ती मन को क्या है, मनाने की परीक्षा है ये डॉक्टर बनना, और कुछ नहीं है।
ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, टेस्ट देते रहिए। थैंक यू।